नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये आपका रिवीजन बैच है और इस रिवीजन बैच में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस करें, ये आपके पीटी एग्जाम के लिए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और आपके माइंड में आ रही होगी कि जैसे हमने दे दिया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमने ये भी लिख दिया कि भाई इनको कर लीजिए काफ़ी रहेगा, लेकिन माइंड में रहता है कि क्या एक्चुअली में ही काफ़ी रहेगा? तो देखिए, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि आप इन क्वेश्चंस को वेरीफाई कीजिए प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के साथ, जो क्वेश्चन पेपर है। ठीक, आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और फिर देखिए कि इस सीरीज में से कितने क्वेश्चंस उस एग्जाम में थे। तो इससे आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, एक्चुअली में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आपका टारगेट एम है 90 to 95% के आसपास स्कोर करना, तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। ओके, अब इसमें देखिए कि 95% मैंने क्यों बोला? क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने होंगे। क्लियर? अब ये जो हमारी सीरीज़ है, इसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते हैं। कौन कौन से हैं वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये देखिए, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन है जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं। ओके, अब देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आपका चाहे एसएसटी सब्जेक्ट है, चाहे आपका साइंस सब्जेक्ट है, चाहे आपका मैथमेटिक्स है, चाहे आपका इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 30% के आसपास कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और एग्जाम में, जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसमें 75% जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन 30% टॉपिक में से ही होते हैं। यानी कि कोई भी स्टूडेंट उन 30% टॉपिक को ठीक से कर ले तो इट मीन्स दैट वो 75 to 80% ईजिली स्कोर कर सकता है। तो वो कौन से टॉपिक होते हैं? वो टॉपिक होते हैं जो चैप्टर के मेन थीम या कंसेप्ट से जुड़े होते हैं। तो हमने सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ में फोकस किया ऐसे ही टॉपिक के ऊपर। यानी कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कौन से? वो इसी टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में रहते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की, जो इस सीरीज़ में हमने इंक्लूड किया है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कौन से? वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हर चैप्टर में से जो हर बार आपके एग्जाम में आएंगे। उनकी लैंग्वेज लिटिल बिट थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, अदरवाइज वो आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। ठीक, उसके बाद बात आती है थर्ड टाइप के क्वेश्चन की। थर्ड टाइप के क्वेश्चन कौन से हमने इंक्लूड किए? वो क्वेश्चन जिनको आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। देखिए, ये जो कंसेप्ट है, इसके ऊपर रिसेंट के ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखिए, जो भी चैप्टर है आपका, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस चैप्टर को जब एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड किया जाता है तो कुछ ना कुछ तो माइंड में रहता है कि भाई ये जो चैप्टर हम दे रहे हैं, तो ये चैप्टर क्यों डाल रहे हैं। ओके, कि बच्चों को इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट हमें क्लियर करवाना है, इसलिए हम डाल रहे हैं। ये चीज़ें हमें आ रही हैं, हमें उनकी क्लियर करनी है, इसलिए हम डाल रहे हैं। तो वो जो कंसेप्ट क्लियर करवाना है, जिस कंसेप्ट के ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं, जो मैसेज वो चैप्टर देना चाहता है, ठीक, उससे रिलेटेड कुछ आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज़ में इंक्लूड किया। यानी कि एक आपका फुल प्रूफ पैकेज है जो हम इस सीरीज़ की बात करें, और इस सीरीज़ से एक अच्छी वाली आपकी रिवीजन होने वाली है। ओके, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हमारा आपके हिस्ट्री का 5th चैप्टर रहेगा, यानी कि कंप्लीट हिस्ट्री हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम मैफक ऑलरेडी आपका पब्लिश कर चुके हैं जो आएगा, और बाकी चैप्टर भी आपके हो चुके हैं। एसएसटी की बात करें, सोशल साइंस की, तो वो ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 5th चैप्टर हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसकी हम बात करेंगे। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बात कर लें कि इस चैप्टर में किस चीज़ की बात की गई। देखिए, हर चीज़ की अपनी एक हिस्ट्री होती है। आपने जो शर्ट पहन रखी है, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। जो सेल फोन आप यहाँ देख रहे हो, तो उसका भी अपना एक इतिहास है, हिस्ट्री है। तो यहाँ पर प्रिंट कल्चर की बात की गई। प्रिंट कल्चर से पहले क्या था? ओके, प्रिंट कल्चर जब नहीं था तब क्या था? बुक्स वगैरह कैसे पब्लिश होती थी, लोग कैसे पढ़ते थे, और प्रिंट कल्चर के बाद क्या हुआ? और प्रिंट कल्चर जो आज हम देखते हैं, कहीं पे भी जाते हैं फोटोकॉपी करवा लेते हैं, चीप बुक्स अवेलेबल हैं, तो वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, उसकी बात की गई। सेकंड जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें बात की गई इंडिया की। पहले तो बात की गई प्रिंट कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद सेकंड पार्ट में बात की गई प्रिंट कल्चर इन इंडिया। इंडिया में कैसे ये बड़ा हुआ है, किस तरीके से आज तक ये पहुंचा है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ओके, तो 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पर भी जब हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी सारे हमारे रहने वाले हैं।
और आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो वो सीधे डायरेक्ट से बन रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के 1 मार्कर क्वेश्चंस को। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन दिया गया है वो रहेगा कि नेम द कंट्रीज वेयर द अर्लीस्ट काइंड ऑफ द प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड। क्या बताना है हमें ये बताना है शुरुआती उन देशों के नाम जहां पर सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई थी। ओके, तो उनमें रहेगा चाइना, जापान एंड कोरिया। चाइना, जापान और कोरिया है, इन यहाँ पर सबसे पहले डेवलप हुई थी प्रिंट जो टेक्नोलॉजी है वो। और उसमें भी अगर हमें इन तीनों में से बात करनी हो कि सबसे पहले कहाँ हुई, तो उसमें सबसे पहले चाइना में डेवलप हुई थी। चाइना से जापान, कोरिया पहुंची थी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज कैलीग्राफी। ये कैलीग्राफी क्या होती है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग इज नोन एज द कैलीग्राफी। हिंदी बोलते हैं सुलेखन। सुलेखन क्या होता है? सुलेखन मतलब अच्छे से राइटिंग करना, सुलेखन होता है ना, तो वही है। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल इन चाइना। चाइना में प्रिंटेड मटेरियल का मेजर प्रोड्यूसर कौन था? ओके, हु वाज प्रोड्यूसिंग मेनली प्रिंट मटेरियल इन चाइना, तो वो था इंपीरियल स्टेट, यानी कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट एक तरीके से कह सकते हैं वही इसको मेनली पब्लिश कर रहे थे, इनको प्रिंट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे मेन जो प्रोड्यूसर था प्रिंटेड मटेरियल का चाइना में, तो वो इंपीरियल स्टेट था। जैसे हम बात करते हैं अपने यहाँ पे क्या था, मुगल वंश था, थे ना मुगल। तो अब देखिए मुगल अगर पब्लिश करते तो हम किसको बोलते हैं? हम कहते हैं कि भाई इंपीरियल स्टेट, यानी कि मुगल भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंपीरियल स्टेट उन्हें ही बोल रहे हैं जिनका वहाँ पर शासन था। तो जिनका शासन था तो वो शासक जो थे वही मेनली मटेरियल को पब्लिश किया करते थे उस वक्त, क्योंकि इंडिविजुअली पब्लिश करना बड़ा मुश्किल था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है 4। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हेन एंड बाय वोम वाज हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन जापान। कि जो जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहुंची थी वो कब गई, कौन लेके गया? सो बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज अराउंड 768 टू 770 एनो डोमिनी। देखिए ये कौन लेके गए थे? बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके गए थे, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे वो लेकर के गए थे। कब लेकर के गए थे? 768 टू 770 एनो डोमिनी के बीच में। ओके, उसके आसपास ये लेकर के गए थे। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कब और कौन लेके गए थे। वहाँ ये पहुंची थी इस तरीके से। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट बुक टू बी प्रिंटेड इन जापान। जापान में सबसे पुरानी प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है? तो है डायमंड सूत्र। ओके, इसको बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र भी बोल देते हैं। ओके, क्योंकि एक रिलीजियस बुक थी। तो कौन सी थी? जापान में प्रिंट होने वाली सबसे पुरानी बुक, ओल्डेस्ट बुक कौन सी है? वो है डायमंड सूत्र, एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया, हु वाज मार्को पोलो। ये मार्को पोलो, ये बंदा कौन था ये हमें बताना है। मार्को पोलो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर ऑफ इटली। भाई बड़ा घुमक्कड़ किस्म का ये बंदा था, पूरे वर्ल्ड में घूम लिया था इसने। ओके, और इसका प्रिंट टेक्नोलॉजी में बड़ा योगदान है कि ये घूमते घूमते पहुंचा चाइना। चाइना इसने देखा तख्ते की छपाई वाली कला, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को देखा। जैसे छापे लगते हैं ना कि किसी लकड़ के ऊपर लिख दिया और उसके बाद जैसे आपने स्टैंप देखी होगी स्कूल में, देखिए ना, तो इस टाइप से ऐसे एक कला डेवलप हुई थी जो इतनी अच्छी तो नहीं थी लेकिन फिर भी बेटर थी हाथ से लिखने के कंपैरिजन में। ओके, तो उसी को वो लेकर के गया था बंदा इटली। इटली से यूरोप में फैल गया था, तो उस वक्त वो भी एक बड़ा चेंज आया था। ओके, तो ये यही बंदा था जिसकी बात की जा रही है। तो हु वाज मार्को पोलो? मार्को पोलो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर ऑफ इटली। इटली के एक महान एक्सप्लोरर थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हु वर स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन थे ये हमें बताना है। ओके, स्क्राइब्स वर स्किल्ड पर्सन्स हु यूज्ड टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट्स फॉर द पब्लिशर्स। देखिए उस वक्त ऐसे नहीं था जैसे फोटोकॉपी की जिरोक्स मशीन आप देखते हो, फोटोस्टेट हो जाती है ना जाती, ऐसा नहीं था। उस वक्त क्या होता था कि उस वक्त एक व्यक्ति बंदा यहाँ बैठ करके बोलता था और बाकी यहाँ बैठे बैठे लिखा करते थे। ऐसे होती थी कॉपी। ठीक, वो उसको लिखते थे कि भाई ऐसे ऐसे। तो वो जो लिखते थे कौन से होते थे? वो बंदे होते थे जिनकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होती थी, तो उनको बोलते थे स्क्राइब्स। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो स्क्राइब्स वर द स्किल्ड पर्सन हु यूज्ड टू राइट द मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर द पब्लिशर। कि जो पब्लिशर्स के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे, हस्तलेखन लिखा करते थे, हाथों से लिखा करते थे, तो वो स्क्राइब्स कहलाते थे। क्लियर, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देगा, जस्ट ए मिनट।
1 मिनट। ओके, नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन दिया गया। 8th हमारा क्वेश्चन दिया गया, हु डेवलप्ड द फर्स्ट मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। हमें बताना है कि पहली मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप की थी। इट वॉज डेवलप्ड बाय जोहान गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी इन 1448। देखिए इसमें कई बार 1430s लिख दिया जाता है, तो उस वक्त शुरुआती काम शुरू हुआ था, पूरी तरीके से वो डेवलप हुई थी 1448 में। तो हु डेवलप्ड द फर्स्ट मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, इट वाज डेवलप्ड बाय जोहान गुटेनबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ जर्मनी इन 1448। और ये जो जोहान गुटेनबर्ग है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस भी कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। सो जोहान गुटेनबर्ग इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, नेम द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड बाय जोहान गुटेनबर्ग। जोहान गुटेनबर्ग है, इन्होंने जो पहली बुक पब्लिश की थी उसका नाम क्या था, दैट वाज द बाइबल। बाइबल बुक को पब्लिश किया था सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन दिया गया। 10th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट इज हैंड रिटन मटेरियल, जैसे आप हाथ से नोटबुक लिखते हो, दैट इज ए मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, यानी कि हस्तलेखन करना एक तरीके से। सो मैन्यूस्क्रिप्ट इज द हैंड रिटन मटेरियल को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। 11th हमारा क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड पब्लिशिंग संवाद कौमुदी फ्रॉम 1821। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि जो संवाद कौमुदी एक बुक है, मैगजीन है, वो किसने पब्लिश करनी शुरू की थी, कब हुई थी, 1821 से। तो इट वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय कौन थे, ही वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे ये। तो इन्होंने संवाद कौमुदी मैगजीन है उसको पब्लिश करना शुरू किया था 1821 से, और इसमें मेनली लिखा जाता था जो सोशल इविल्स थी उनके बारे में लिखा जाता था। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, हु वॉज मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग भी बोल दिया जाता, लिख दिया जाता है, मार्टिन लूथर किंग सीनियर भी लिख दिया जाता है कई बार, या मार्टिन लूथर किंग। ठीक, तो हु वॉज मार्टिन लूथर कौन थे। ही वॉज ए जर्मन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर हु फेवर्ड प्रिंटिंग। देखिए कौन थे, ही वॉज ए जर्मन स्कॉलर, ये लिख सकते हो, जर्मन स्कॉलर थे। ही वॉज ए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर, जो चर्च में सुधारक थे, एक तरीके से वो सुधार लेकर के आए थे, चेंज लेकर के आए थे। एंड ही वॉज इन द फेवर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस के बड़े फेवर में थे। इन्होंने कहा था कि दिस इज द ग्रेटेस्ट बून ऑफ गॉड, कि भगवान का सबसे बड़ा जो वरदान है वो प्रिंटिंग प्रेस है। इन्होंने ऐसा कहा था कि इससे जो एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि इलिटरेसी ख़त्म हो गई, जो लोग हैं वो एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल के पीछे हो जाते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा, इनको ऐसा लगता था। सो हु वॉज मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर वॉज ए जर्मन स्कॉलर, ही वॉज ए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर एंड हु वॉज इन द फेवर ऑफ द प्रिंटिंग के फेवर में थे। ये सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, व्हाट वर बिब्लियोथिक ब्लू। बिब्लियोथिक ब्लू क्या थे, ये हमें बताना है, ये क्या चीज़ थी। दीज वर द लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड इन फ्रांस। फ्रांस में सस्ती किताबें पब्लिश होती थी। ओके, दीज वर द लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स प्रिंटेड इन फ्रांस एंड दीज वर प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स। ये देखिए बहुत सस्ती बुक्स होती थी। सो दीज वर द लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड इन फ्रांस, दीज वर प्रिंटेड ऑन द लो क्वालिटी पेपर, तभी सस्ती होती है, लो क्वालिटी पेपर के ऊपर पब्लिश होती थी। एंड बाउंड इन ए चीप ब्लू कवर, ब्लू कलर का एक मतलब घटिया सा कवर होता था, उसमें इनको बाइंड किया जाता था, तो उन्हें बोलते थे बिब्लियोथिक ब्लू। सो दीज वर द लो प्राइस्ड बुक पब्लिश्ड इन फ्रांस। अगर इतना भी लिख सकते हो तो काफ़ी रहेगा। आप आगे अगर डिटेल में मेंशन करना चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो कि दीज वर प्रिंटेड ऑन द लो प्राइस और लो क्वालिटी पेपर एंड दीज वर कवर्ड इन द ब्लू कलर, चीप ब्लू कवर में इसको बाउंड किया जाता था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 95 थीसिस। देखिए 95 थीसिस, ये जो ऊपर हमने बात की ना मार्टिन लूथर की, उन्होंने लिखी थी। ओके, 95 थीसिस मतलब एक तरीके से 95 उन्होंने चैलेंज दिए थे, किसको, चर्च को दिए थे। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द 95 थीसिस वाज टू क्रिटिसाइज द मेनी ऑफ द प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। देखिए उन्होंने 95 कुछ कमियां निकाली थी कि चर्च के कि ये गलत है, और उन्होंने ओपनली कहा था कि भाई अगर आपको लगता है ना कि आप सही हो तो आइए बैठते हैं और बैठ करके ओपनली पब्लिक के बीच में हम डिबेट करते हैं। तो उसे 95 थीसिस कहा गया है। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द 95 थीसिस रिटन बाय मार्टिन लूथर
वॉज टू क्रिटिसाइज द मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस और द रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च की कुछ परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनकी आलोचना करना इसका मेन उद्देश्य था। इनको जगह जगह पे फिर पब्लिश किया गया था, ओके, लोगों तक पहुंचाया गया था कि भाई ये चीज़ें गलत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। 15th हमारा क्वेश्चन है, हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। किसने कहा था कि प्रिंटिंग है वो गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे महान गिफ्ट है? तो ये कहा था, इट वॉज सेड बाय मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा था। क्लियर, बिकॉज ही वॉज इन द फेवर ऑफ द प्रिंट के फेवर में थी ये। एक और बंदा है, मैं बताता हूँ, इरेसम्स। ठीक, इरेसम्स थे, दैट वॉज ए लैटिन अमेरिकन स्कॉलर थे। ही वॉज अगेंस्ट द प्रिंट कल्चर, वो प्रिंट कल्चर के अगेंस्ट थे, उन्हें लगता था कि नहीं ये ठीक नहीं है। जबकि मार्टिन लूथर किंग है, ही वॉज इन द फेवर ऑफ द प्रिंट कल्चर। 16th हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वर चैप बुक्स। चैप बुक्स क्या थी? दीज पॉकेट साइज बुक्स दैट वर सोल्ड बाय द ट्रेवलिंग पेडलर कोल्ड चैपमैन। कि दीज पॉकेट साइज बुक्स होती थी, दीज वर द पॉकेट साइज बुक्स एंड सोल्ड बाय द ट्रैवलिंग पैडलर्स कोल्ड चैपमैन। साइकिल पे जैसे पैदल घूमते ऐसे वो बेचते थे, छोटी छोटी बुक्स होती थी, तो उनको बेचने वालों को बोलते थे चैपमैन और उन बुक्स को बोलते थे चैप बुक्स। ओके, सो दीज वर द पॉकेट साइज बुक्स सोल्ड बाय द ट्रैवलिंग पैडलर कोल्ड चैपमैन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया। 17th हमारा क्वेश्चन है, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन is the force that will sweep despotism away. Who said these words? कि किसने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस। इतने भी कर लोगे तो काफ़ी है कि किसने कहा था कि ये विकास का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल इंजन है। क्या? प्रिंटिंग प्रेस। ये किसने कहा था, ये हमें बताना है। सो ये कहा था लुइस सेबेस्टियन मर्शियन ने। लुइस सेबेस्टियन मर्शियन ने कि ये वर्ड है, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस और द चेंज इन द सोसाइटी। तो उनके बारे में कहा गया, आपके एनसीईआरटी की बुक में बॉक्स में इनके बारे में कुछ लिखा गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, नेम टू स्कॉलर्स हुज राइटिंग इंस्पायर्ड फ्रेंच पीपल। हमें 2 स्कॉलर के नाम बताने जिनकी राइटिंग ने फ्रेंच पीपल्स को इंस्पायर किया था फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो ये हैं वोल्टेयर एंड रूसो, जॉन जैकस रूसो। ओके, तो वोल्टेयर एंड रूसो वो स्कॉलर हैं, वो फिलोसफर हैं जिनकी राइटिंग्स ने फ्रेंच पीपल को इंस्पायर किया था फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19, नेम एनी 2 वीमेन नॉवलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की 2 वीमेन नॉवलिस्ट के हमें नाम बताने हैं, तो वो थी जेन ऑस्टिन एंड जॉर्ज इलियट। ओके, जेन ऑस्टिन एंड जॉर्ज इलियट। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, हु इन्वेंटेड पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस। देखिए एक बहुत बड़ा चेंज था जब प्रिंटिंग प्रेस में, अगर हम बात करें ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, तो उसमें एक इन्वेंशन ये भी था, पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस था, कि अब बिजली से चलती थी वो प्रेस। ओके, तो वो किसने किया था इन्वेंशन? इट वॉज इन्वेंटेड बाय रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो है, उन्होंने डेवलप किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, व्हेन डिड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कम टू इंडिया। हमें बताना है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस से इंडिया कब आई थी। सो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा। कहाँ आई थी? गोवा आई थी, ये भी हमने कवर कर लिया। एंड इट वॉज ब्रॉट बाय द पोर्तुगीज मिशनरीज। पुर्तगाली जो मिशनरीज थे वो इसको लेकर के आए थे, एंड इट केम इन द मिड ऑफ द 16th सेंचुरी में हमारे यहाँ पर पहुँची थी। सो द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू गोवा एंड इट वॉज ब्रॉट बाय द पोर्तुगीज मिशनरीज इन द मिड 16th सेंचुरी में हमारे यहाँ पे पहुँची थी। मिड 16th सेंचुरी इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं 1550 के आसपास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया। देखिए इस चैप्टर में से आपके 1 मार्कर क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा बनेंगे। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, नेम द फर्स्ट वीकली मैगजीन दैट अपीयर्ड इन इंडिया और दैट पब्लिश्ड इन इंडिया, हु ब्रोट इट आउट, और किसने पब्लिश की ये भी हमें बताना है। सो बंगाल गजट वॉज द फर्स्ट वीकली मैगजीन दैट वॉज पब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पब्लिश होने वाली पहली वीकली मैगजीन बंगाल गजट थी, इंग्लिश में थी, बंगाल गैजेट। ठीक, एंड इट वॉज पब्लिश्ड बाय जेम्स ऑगस्ट हिक्की। जेम्स ऑगस्ट हिक्की जो इसके एडिटर थे। ठीक,
उसके बाद नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर एंड बाय वोम वॉज इट ब्रोट, कि पहला इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था। देखिए ये तो जो मैगजीन थी ये थी इंग्लिश लैंग्वेज में, यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडियन न्यूज़पेपर मतलब इंडियन लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और कौन लेकर के आया। सो बंगाल गजट, सेम नेम है। ओके, फर्स्ट वीकली मैगजीन या फर्स्ट न्यूज़पेपर सेम है, बंगाल गजट था। एंड इट वाज ब्रोट बाय और इट वाज पब्लिश्ड बाय गंगाधर भट्टाचार्य ने इसको पब्लिश किया था। क्लियर, यानी कि जो मैगजीन थी इंग्लिश लैंग्वेज में उसके एडिटर थे, चीफ एडिटर वो थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की, और जो बंगाल गजट जो इंडियन न्यूज़पेपर था उसके एडिटर थे गंगाधर भट्टाचार्य। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है नेम द प्रिंटिंग प्रेसेस विच पब्लिश्ड न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर फ्रॉम 1880s, कि हमें दो प्रिंटिंग प्रेसेस के नाम बताने जिन्होंने बहुत सारा रिलीजियस धार्मिक टेक्स्ट है वो पब्लिश किया है 1880s के बाद। तो उसमें पहली है नवल किशोर प्रेस लखनऊ की है, बहुत सारा अभी भी ये वहीं पे बनी हुई है। और सेकंड है श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे। पहली है नवल किशोर प्रेस लखनऊ और सेकंड है श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे। इसके अलावा तीसरी गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक, तीनों में से कोई दो लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। हु वॉज द ऑथर ऑफ अमर जीवन। अमर जीवन का ऑथर कौन है, ये एक बंगाली, अमर जीवन मतलब हमारा जीवन। ठीक, तो इसमें आंसर रहेगा रस सुंदरी देवी। हु वॉज द ऑथर ऑफ द अमर जीवन, सो इट वॉज रिटन बाय द रस सुंदरी देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो रस सुंदरी देवी है, उन्होंने लिखी है अमर जीवन को। इट इज़ लाइक दैट पे ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली लैंग्वेज में इसको लिखा गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है हु रोट स्त्री धर्म विचार। स्त्री धर्म विचार है, इसको किसने लिखा था। सो इट इज़ रिटन बाय राम चड्ढा है, वो इसके राइटर हैं। स्त्री धर्म विचार, इसमें मेनली मेंशन किया गया कि हाउ द स्त्री और द फीमेल शुड बिहेव, इस टाइप की बातें इसमें की गई इस बुक में। सो राम चड्ढा है, उन्होंने लिखा है स्त्री धर्म विचार को। उसके बाद 27th क्वेश्चन है नेम एनी 4 इंडियन वीमेन राइटर ऑफ द 19th सेंचुरी के 4 इंडियन वीमेन राइटर के नेम बताने हैं। तो वो हैं रस सुंदरी देवी, कैलाश भाषणी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई। ओके, ये 4 इंडियन वीमेन राइटर हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी में कुछ लिखा था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है हु रोट गुलामगिरी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रोट गुलामगिरी। गुलामगिरी वॉज रिटन बाय महात्मा ज्योतिबा फुले ने इसको लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है व्हाट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी। ठीक, जैसे हम बात करते हैं ना वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब देसी इंडियन लैंग्वेज की हम बात करते हैं। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये क्या था ये हमें बताना है। सो इट वाज एन एक्ट विच वाज पास्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन 1878 टू बेन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो इंडियन प्रेस है उसकी फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए 1878 में एक एक्ट पास किया गया था, उसको बोला जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बिकॉज इट वाज फॉर द वर्नाकुलर लैंग्वेज ओनली, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ओनली। जो वर्नाकुलर मतलब जो देशी भाषाओं में न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे उनके लिए कानून बनाया गया था, उन पर रोक लगाने के लिए कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी ना छापे। ठीक, तो उसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। सो इट वाज एन एक्ट विच वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1878 टू बेन और कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया। क्वेश्चन नंबर जो 30 दिया गया उसमें क्या पूछा गया, उसमें पूछा गया कि नेम द न्यूज़पेपर विच बाल गंगाधर तिलक वॉज एसोसिएटेड। ओके, नेम द न्यूज़पेपर विद विच बाल गंगाधर तिलक वॉज एसोसिएटेड। हमें बताना है कि एक न्यूज़पेपर का नाम जिसे बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे, तो इट वॉज केसरी न्यूज़पेपर। ओके, बहुत फेमस न्यूज़पेपर था उस टाइम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस, freedom of association. The government of India is now seeking to crush the 3 powerful vehicles of the expressing and cultivating public opinion. The fight for Swaraj, for Khilafat means a fight for this threatened freedom before all else. तो इसमें बात की गई कि जैसे लिबर्टी ऑफ स्पीच है, लिबर्टी ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए। और ये जो वर्ड है हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा कि ये वर्ड किसने कहे हैं, तो आंसर रहेगा इट वॉज सेड बाय महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के वर्ड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, ईदो, हिंदी में कहें तो ईदो, इंग्लिश में कहें तो ईडो वॉज लेटर नोन एज, सो इट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो। जो टोक्यो जापान की कैपिटल है उसका पुराना नाम एदो है। ओके, ईदो या एदो, क्लियर। उसके बाद 13th क्वेश्चन दिया गया, 33rd क्वेश्चन दिया गया। 33rd हमारा क्वेश्चन है, डेस वॉज द फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स। ये है इंक्विजिशन। इंक्विजिशन क्या थी कि एक धार्मिक, इट वॉज ए रिलीजियस कोर्ट, एक रिलीजियस कोर्ट थी और किसके लिए थी, फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग द हेरेटिक्स। हेरेटिक्स मतलब जो धर्म विरोधी थे उनको सजा देने के लिए इंक्विजिशन की स्थापना की थी। तो इंक्विजिशन वॉज ए रिलीजियस कोर्ट सेटअप बाय द रोमन कैथोलिक चर्च। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, रोमन चर्च बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम विच ईयर। ये हमें बताना है। रोमन चर्च बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ द प्रोहिबिटेड बुक्स, यानी कि प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखनी शुरू कर दी थी। किसने, रोमन चर्च ने। कब से ये हमें बताना है, तो सिंस 1558, यानी कि 1558 से उन्होंने ऐसे जो कुछ बुक्स के ऊपर बैन लगा दिया जाता था तो उनकी लिस्ट रखनी शुरू कर दी थी कि हाँ इस बुक के ऊपर बैन है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉज कितागावा उतामारो। कितागावा उतामारो कौन थे, ही वॉज ए जैपनीज आर्टिस्ट, वो एक जैपनीज आर्टिस्ट थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्कर। सबसे ज़्यादा पूरी क्लास 10th की SST जो हमने कवर की उसमें सबसे ज़्यादा 1 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहीं किए हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन 36 है, व्हेन डिड द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, व्हेन डिड द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास अ 16th सेंचुरी टेक्स्ट केम आउट। हमें बताना है कि रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है उसका पहला प्रिंटेड एडिशन कब बाहर आया था, यानी कि कब पहली बार इसका प्रिंट हुआ था, हमें बताना है। रामचरितमानस का सबसे पहली बार प्रिंट कब हुआ था, मुद्रण कब हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा 1810 में, 1810 में। ओके, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है जो 3 मार्कर के लिए इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ द प्रिंट इन इंडिया। हमें बताना है कि जब प्रिंट आई थी तो उससे पहले हाथों से लिखा जाता था। जो हाथों से लिखा जाता था तो उसको बोला जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके 4 फीचर्स बताने हमें कि ऐसा क्या होता था उसमें। सो फर्स्ट, द पेजेस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। जो पेजेस होते थे मैन्यूस्क्रिप्ट के जैसे इस टाइप से, तो उनको अच्छे से चारों तरफ से बॉर्डर वगैरह को सजाया जाता था। एक पहली चीज़ ये थी कि द पेजेस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर अवेलेबल इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में अवेलेबल थी ज़्यादातर, यानी कि देशी भाषाओं में इनको लिखा जाता, जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। दे वर हाईली एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होती थी बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी टू राइट, इट वॉज नॉट ईजी टू रीप्रिंट, दोबारा प्रिंट करना ईजी नहीं होता था, इसलिए बहुत महंगी होती थी। दे वर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है जो जल्दी ख़राब हो जाती है, वो फ्रेजाइल थी। दे कुड नॉट रीड ईजिली एज द स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स। इनको आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता था क्योंकि ये अलग अलग लोग लिखते थे तो उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। ओके, लिखावट समझ में नहीं आती थी। और नेक्स्ट कि दे वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, और इनको एवरीडे लाइफ में जैसे आजकल हम यूज़ करते हैं कुछ भी उठा के लिखाई, तो ऐसे अवेलेबल नहीं होती थी। ओके, कुछ ही लोगों के पास ये होती थी, स्पेशली जो रिच लोग थे उनके पास। तो क्या क्या रहेंगे इनके फीचर्स कि फर्स्ट, द पेजेस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, बहुत अच्छे से उनको सजाया जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर अवेलेबल इन वर्नाकुलर लैंग्वेज में अवेलेबल थी। दे वर हाईली एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती थी। दे वर फ्रेजाइल, बहुत जल्दी ख़राब होने वाली होती थी। दे कुड नॉट बी रीप्रिंट ईजिली, आसानी से उनको रीप्रिंट कॉपी नहीं किया जा सकता था। दे कुड नॉट रीड ईजिली एज द स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल, क्योंकि वो अलग अलग स्टाइल में लिखी होती थी तो कई बार पढ़ने में बड़ी मुश्किल आती थी। एंड दे वर नॉट वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ, और एवरीडे लाइफ में इनका यूज़ नहीं होता था, कुछ ही लोगों के पास ये होती थी। तो ये थे
कि हैंड रिटन जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनके क्या फीचर होते थे पहले। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन इंडियन वीमेन। हमें बताना है कि इंडियन वीमेन के ऊपर प्रिंट का क्या असर पड़ा, ओके, क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें बताना। राइटर्स स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द लीव्स एंड द फीचर्स ऑफ वीमेन एंड दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ वीमेन रीडर्स। तो देखिए पहला असर तो ये पड़ा कि द वेरियस राइटर्स दे बिगिन टू राइट अबाउट द वीमेन, वीमेन के बारे में लिखना शुरू कर दिया, एंड दिस इंक्रीज द वीमेन रीडर्स, जो महिलाएं थी उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि भाई हमारे बारे में भी लिखा जा रहा है, ओके। तो पहला तो ये हुआ। सेकंड, वीमेन राइटर्स, मैनी वीमेन ऑल्सो बिगिन टू राइट, कई सारी महिलाएं थी उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया, एंड वीमेन राइटर्स रोट देयर ओन ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखा, एंड दे हाईलाइटेड द कंडीशन ऑफ द वीमेन, द इग्नोरेंस एंड हाउ दे फोर्स टू डू द हार्ड डोमेस्टिक कोर, ओके। देखिए जो एक चीज़, पहला असर तो ये रहा कि मेनी राइटर्स बिगिन टू राइट अबाउट द वीमेन, वीमेन के बारे में लिखना शुरू कर दिया, एंड ड्यू टू दिस वन द नंबर ऑफ द वीमेन रीडर्स इंक्रीज्ड, महिलाओं ने पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दिया। थर्ड ये हुआ कि मेनी वीमेन बिगन राइटर्स, दे बिकम राइटर्स, वो राइटर बन चुके थे, ओके। और उन्होंने क्या किया कि दे बिगिन टू राइट अबाउट देयर ओन लाइफ, अपनी खुद की लाइफ के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। वीमेन राइटर्स रोट देयर ओन ऑटोबायोग्राफी एंड इन दोज ऑटोबायोग्राफीज दे रोट अबाउट द कंडीशन ऑफ द वीमेन, महिलाओं की क्या कंडीशन थी, कौन सी उनके इश्यूज थे, वो सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। ए लार्ज सेक्शन ऑफ हिंदी राइटिंग वॉज डिवेटेड टू द एजुकेशन ऑफ वीमेन, और हिंदी में जो लिखा जा रहा था उसका बहुत सारा हिस्सा वीमेन के बारे में लिखा जा रहा था। In the early 20th century, the journals written by the women became very popular, in which women's education, widowhood, widow remarriage was widely discussed. और उसके बाद women's की जो periodicals थी, journals थी, वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, और उनमें क्या डिस्कस किया जाता था, विमेन के इश्यूज़ थे वो ओपनली डिस्कस किए जाते थे, जैसे विडो रीमैरिज हो गई, विडोहुड हो गया, विमेंस एजुकेशन हो गया, एट्सेट्रा, ओके। तो इट मीन्स दैट इसके क्या क्या असर पड़े कि एक तो उनमें लिटरेसी बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी, दे बिकम लॉजिकल, दे बिकम अवेयर अबाउट देयर राइट्स, अपने राइट्स को लेकर के अवेयर हो गए, तो ये सब कुछ असर पड़े। तो ये सब कुछ आप बता सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, हु वॉज मार्को पोलो एंड व्हाट वॉज हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रिंट कल्चर। मार्को पोलो कौन था, उसका प्रिंट कल्चर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस प्रिंट कल्चर में, ये हमें बताना है। सो मार्को पोलो वॉज ए ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर थे वो, ओके। उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कि इन 1295 मार्को पोलो रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, यानी कि चाइना में कई साल तक रहने के बाद वो इटली वापस जाते हैं। कब जाते हैं, 1295 में। ही ब्रोट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग विद हिम, कि वो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब तख्ती की छपाई वाली कला, लकड़ी पे ऐसे छापा लगाते जिस स्टैम्प की तरह, उसको अपने साथ, उस टेक्नोलॉजी को किसके साथ, अपने साथ कहाँ ले गए, इटली ले गए। एंड नाउ इन इटली बुक स्टार्टेड टू बी प्रोड्यूस विद द वुड ब्लॉक्स, वुड ब्लॉक से बुक्स है वो पब्लिश होने शुरू होगी। एंड सुन द टेक्नोलॉजी स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, और उसके बाद पूरे यूरोप में ये टेक्नोलॉजी फैल जाती है। सो दिस वॉज द रोल ऑफ द मार्को पोलो इन द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली प्रिंट कल्चर इन यूरोप। यूरोप में जो शुरुआत में प्रिंट कल्चर का डेवलप हुआ था तो उसमें बड़ा रोल मार्को पोलो का था। सो मार्को पोलो कौन थे, ही वॉज ए ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर थे। इन 1295 मार्को पोलो रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, ठीक। एंड देन व्हेन ही वेंट बैक टू इटली ही टुक बैक द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए विद हिम, कि वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, ही ब्रोट द नॉलेज ऑफ द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग विद हिम इन इटली, एंड फ्रॉम इटली इट स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप, पूरे यूरोप में ये फैल जाता है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, 4th हमारा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंशन द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जिसके हम फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, उसमें हमने कुछ फीचर्स भी बताए थे, इसमें हमें सिर्फ कमियां बतानी है कि जो हाथों से लिखा जाता था उसकी कमियां क्या थी। फर्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ द हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड नॉट मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द बुक्स बिकॉज इट वॉज ए स्लो प्रोसेस। देखिए
बुक से बुक्स दोबारा कैसे लिखी जाती थी, फोटोस्टेट मशीन थोड़ी थी, हाथों से लिखना पड़ता था। ओके, तो पहला ये था कि द प्रोडक्शन ऑफ द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड, जो डिमांड बढ़ रही थी उतनी वो लिखी नहीं जा पा रही थी, पहली कमी थी ये थी। दूसरा, द कॉपिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव, कॉपी कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया एक बोल रहा है और लोग बैठे हुए बाकी लिखते थे। सो द कॉपिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम एंड इट वॉज ए लेबोरियस टास्क, बहुत मेहनत लगती थी। एंड इट वॉज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, बहुत टाइम ज़्यादा लगता था। द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, मैन्युस्क्रिप्ट बहुत फ्रेजाइल होती थी, फ्रेजाइल मतलब जल्दी ख़राब हो जाती थी। दीज वर डिफ़िकल्ट टू हैंडल, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल था। एंड दीज वर डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड, कि दूसरी जगह पे ले जाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि बड़ी बुक्स होती थी वो। क्लियर। एंड दीज कुड नॉट रीड ईजिली, उनको पढ़ा भी आसानी से नहीं जा सकता था क्योंकि वो अलग अलग स्टाइल में लिखी जाती थी। तो ये शॉर्ट कमिंग्स थी मैन्युस्क्रिप्ट्स की। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज जोहान गुटेनबर्ग, कौन थे ये हमें बताना है। एक्सप्लेन हिज रोल इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में उनका क्या रोल है। क्लियर। उसके बाद इसकी लैंग्वेज ये भी हो सकती है, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, को किसने इन्वेंट किया। एंड हाउ डिड ही डेवलप द प्रिंट टेक्नोलॉजी, और प्रिंट टेक्नोलॉजी को कैसे उन्होंने डेवलप किया था। सो जोहान गुटेनबर्ग वॉज ए जर्मन स्कॉलर, कौन थे वो, एक जर्मनी के विद्वान थे, स्कॉलर थे। गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ ए मर्चेंट, एक मर्चेंट, एक व्यापारी के वो बेटे थे। एंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ओलाइव प्रेसेस है, उसको वो देखते आ रहे थे बचपन से, उनके घर में लगी थी वाइन प्रेस है और जो ओलाइव या ओलिव प्रेसेस है उनको वो देखते आ रहे थे। गुटेनबर्ग प्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय जोहान गुटेनबर्ग इन 1448, और जो गुटेनबर्ग प्रेस है उसको एस्टेब्लिश या इन्वेंट किया था किसने, जोहान गुटेनबर्ग ने। कब, 1448 में। विद ओलिव एंड वाइन प्रेसेस का जो मॉडल था उस पर बेस्ड थी ये, यूजिंग द कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को यूज़ करके उन्होंने जो भी अवेलेबल था। सो गुटेनबर्ग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय द जोहान गुटेनबर्ग इन 1448 एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, के उन्हें फादर कहा जाता है। एंड हिज प्रिंटिंग प्रेस वॉज बेस्ड ऑन द ओलिव एंड द वाइन प्रेसेस के ऊपर बेस्ड थी। एंड बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक विच वॉज प्रिंटेड फ्रॉम दिस प्रेस, और इस प्रेस से पहली बुक जो पब्लिश की गई थी वो बाइबल थी। एंड लेटर टोटल 180 कॉपीज वर पब्लिश इन 3 ईयर्स, उसके बाद 3 सालों में लगभग 180 बाइबल को पब्लिश किया गया था इस प्रेस से, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी तेज़ था। ओके, तो ये सब कुछ था कि जोहान गुटेनबर्ग कौन थे। ही वॉज ए जर्मन स्कॉलर, ही वॉज द सन ऑफ ए मर्चेंट के वो बेटे थे। एंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन द वाइन एंड ओलिव प्रेसेस को वो देखते आ रहे थे। एंड हिज प्रिंटिंग प्रेस वॉज बेस्ड ऑन द ओलिव एंड वाइन प्रेस पर ही बेस्ड थी। ही इन्वेंटेड हिज प्रिंटिंग प्रेस इन 1448 में उन्होंने इन्वेंट की थी। एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, के उनको फादर कहा जाता है। एंड बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक विच वॉज पब्लिश्ड यूजिंग दिस प्रेस, इस प्रेस से पहली बुक जिसको पब्लिश किया गया था वो बाइबल थी। एंड इन द फर्स्ट 3 ईयर्स दे एबल टू पब्लिश 180 बाइबल्स को पब्लिश कर पाए थे। एंड दैट वॉज क्वाइट फास्ट अकॉर्डिंग टू दैट टाइम के अकॉर्डिंग, वो काफ़ी फास्ट था। ओके, तो ये तो बात हुई फिफ्थ क्वेश्चन की। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वुड ब्लॉक प्रिंट केम टू यूरोप आफ्टर 1295। वुड ब्लॉक प्रिंट है वो यूरोप में पहुंचा था 1295 में। ओके, उसके बाद ही पहुंचा था। गिव एनी 3 रीजन्स टू एक्सप्लेन द अबोव स्टेटमेंट, हमें 3 रीजन्स देने हैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, बाद में क्यों पहुंचा था, उस वक्त क्यों पहुंचा था और कैसे पहुंचा था। इन 1295 मार्को पोलो, दैट वॉज ए ग्रेट एक्सप्लोरर, रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। देखिए मार्को पोलो जो कि एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे ऑफ इटली, वो 1295 में इटली वापस पहुंचते हैं फ्रॉम चाइना। ही ब्रोट विद हिम द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, के नॉलेज है वो अपने साथ वहाँ लेकर के जाते हैं। इटली बिगेन प्रोड्यूसिंग वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, और वहाँ से इटली में ये पूरी टेक्नोलॉजी फैल जाती है। एंड फ्रॉम इटली दिस टेक्नोलॉजी दिस नॉलेज स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप, और उसके बाद पूरे यूरोप में फैल जाती है। इसलिए ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग नॉलेज है ये 1295 में पहुंचा है, क्योंकि इससे पहले कोई लेके नहीं आया था। और 1295 में कौन लेके आया था, ये लेके गए थे वहाँ पे मार्को पोलो। ओके, तो ये हमें बताना है कि उस वक्त कैसे गया, कौन लेके गया, लाइक दैट।
उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी कि 3 मार्कर में। 7th हमारा क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वॉज ए रिप्रेसिव स्टेप बाय द गवर्नमेंट। देखिए किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या था, ये हमें बताना है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अगर हम 3 मार्कर की बात करें तो ये क्वेश्चन आई थिंक सबसे ज़्यादा बार यही रिपीट हुआ है। तो इसमें देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगिन टू परसीव वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एज ए थ्रेट टू इट्स रूल। देखिए पर्टिकुलरली अगर बात करें 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगिन टू परसीव वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एज ए थ्रेट टू इट्स रूल। उन्हें लगा कि जो क्रांति इसी के कारण हुई थी, उन्हें लगा बड़ा खतरा है, ये भड़काते हैं लोगों को। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द वर्नाकुलर होता है मतलब लोकल जो लैंग्वेज थी, इंडियन लैंग्वेज, तो वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर थे उनको एज ए थ्रेट लेना शुरू कर दिया। सो दिस लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। सो इन 1878 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया था टू कंट्रोल द इंडियन न्यूज़पेपर को कंट्रोल करने के लिए। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर द रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को एक राइट मिल गया कि अब वो न्यूज़पेपर में कुछ भी पब्लिश हो रहा है दैट कुड बी सेंसर, उसको सेंसर किया जा सकता था। चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे कोई रिपोर्ट हो, उसके ऊपर रोक लगा सकते थे। फॉर एनी रिपोर्ट विच प्रूव्ड एंटी ब्रिटिश रूल द न्यूज़पेपर वॉज फर्स्ट वार्न, कि अगर कोई भी रिपोर्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होती थी पहली बार उसको वार्निंग दी जाती थी। एंड फॉर द सेकेंड मिस्टेक देयर वॉज द प्रोविजन टू सीज द प्रेस एंड कॉन्फिस्केट द मशीनरी, यानी कि उसके बाद प्रेस और मशीनरी है उसको कब्जे में ले लिया जाता था, उसको बंद कर दिया जाता था। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। Vernacular Press Act that was passed by the British government in 1878, and it was passed to control the Indian vernacular newspapers because they seen Indian newspaper as a threat for the British rule. And according to this act, they used to give the first warning, and if the warning was ignored in the second time, they used to confiscate or seize the press को वो seize कर लेते थे। And swear punishment was also there अंडर दिस लॉ, उस एक्ट के तहत कुछ सजा वगैरह भी थी। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन दिया गया, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 3 मार्कर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटिंग बुक्स, सभी ने प्रिंटिंग बुक्स का वेलकम नहीं किया था। दोज हु डिड ऑल्सो हैड फियर्स अबाउट इट, और जिन्होंने वेलकम किया था कि भाई प्रिंटिंग आ रही है, नई बुक्स आ रही है तो अच्छी है, उनको भी थोड़ा सा डर लग रहा था। एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल, हमें बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा था कि सभी खुश नहीं थे प्रिंटिंग प्रेस से, नई बुक से। जो खुश थे उनको भी कहीं कहीं लग रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ होगी, ऐसा क्या था, एग्जाम्पल देके बताना है। मेनी पीपल वर ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रिंटिंग वर्ड्स एंड वाइडर सर्कुलेशन ऑफ द बुक्स वुड हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स माइंड। देखिए कुछ लोगों को क्या लग रहा था, उनको ये लग रहा था कि प्रिंटेड वर्ड्स एंड वाइडर सर्कुलेशन ऑफ द बुक्स कुड लीड टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स माइंड, कि इससे लोगों के माइंड है वो भ्रष्ट हो सकता है। वो उल्टा सीधा सोचना शुरू कर सकते हैं। एक तो ये डर था। सेकेंड था, दे फियर दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वट वॉज प्रिंटेड एंड रीड देन द रिबिलियस एंड इरिलीजियस थॉट्स माइट गेन इंपॉर्टेंस। दूसरा, कुछ लोगों को ये लगता था कि इफ द प्रिंटिंग मटेरियल वॉज नॉट कंट्रोल्ड, कि अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, देन रिबिलियस और इरिलीजियस यानी कि विद्रोही है, अधार्मिक विचार है, थॉट्स माइट गेन इंपॉर्टेंस, कि वो जल्दी से फैलेंगे लोगों के बीच में। इट मीन्स दैट द पीपल माइट गेट क्रप्ट, लोग भ्रष्ट हो जाएंगे इनको पढ़ के। थर्ड, देयर वॉज ऑल्सो फियर इन द माइंड्स ऑफ द स्कॉलर्स दैट द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि जो अच्छा लिटरेचर है वो खत्म हो जाएगा इससे, क्योंकि कुछ भी पब्लिश करना शुरू कर देंगे लोग। सो दैट वॉज द फियर अमंग द पीपल। इस टाइप के डर थे लोगों के बीच में। पहला डर क्या था कि इट वुड हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स माइंड, कि लोगों के माइंड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा था कि देयर वॉज ए फियर ऑफ द रिबिलियस एंड द इरिलीजियस थॉट्स माइट गेन इंपॉर्टेंस, ये भी था। और तीसरा ये था कि वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड, कि कहीं अच्छा लिटरेचर वो खत्म ना हो जाए इससे। तो ये सब कुछ डर थे लोगों के माइंड में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन।
इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाईलाइट द सम ऑफ द इनोवेशंस विच हैव इम्प्रूव्ड द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। हमें कुछ इनोवेशन की बात करनी है, वो बताने कि जिसके बाद 19th सेंचुरी के बाद जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई थी, क्या कुछ नए इनोवेशंस हुए थे। तो इसमें से फर्स्ट है मेटल प्रेस। इन द 19th सेंचुरी देयर वर द सीरीज ऑफ इनोवेशन इन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कई सारे इनोवेशन हुए थे एंड नाउ द प्रेस वॉज मेड आउट ऑफ द मेटल। अब एक बड़ा इनोवेशन क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वॉज दैट द नाउ द प्रेस वॉज मेड आउट ऑफ मेटल, क्या वो मेटल की बनी होती थी। ये एक बड़ा चेंज था, उससे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट हुई, स्पीड वगैरह में भी चेंज आया। सेकेंड था रोटरी प्रिंटिंग प्रेस। रिचर्ड एम हो इन्वेंटेड द रोटरी प्रिंटिंग प्रेस एंड अ डिजाइन मच फास्टर देन द ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। कि रिचर्ड एम हो जो न्यूयॉर्क के थे, उन्होंने क्या किया कि इन्वेंटेड रोटरी प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया एंड दिस डिज़ाइन वॉज मच फास्टर देन द ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस से बहुत तेज था। द न्यू प्रेस कुड प्रिंट अबाउट 8,000 शीट्स पर आवर। एक घंटे में 8,000 शीट वो पब्लिश कर सकती थी एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूज़पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दूसरा ये था, यानी कि पहला था कि फ्रॉम द 19th सेंचुरीज देर वॉज द यूज़ ऑफ द मेटल प्रेस, वो स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड क्या था कि रोटरी प्रिंटिंग प्रेस है, उसका इन्वेंशन किया जाता है एंड इट वाज ए मच फास्टर प्रिंटिंग प्रेस एज कंपेयर टू द ओल्ड वन, से काफ़ी फास्ट थी एंड द न्यू प्रेस कुड प्रिंट अबाउट 8,000 शीट्स पर आवर। एक घंटे में 8,000 शीट्स को पब्लिश किया जा सकता था। उसके बाद बात की जाए तीसरा जो इनोवेशन हुआ था, जो चेंज हुआ था, दैट वाज द ऑफसेट प्रेस। इन द लेट 19th सेंचुरी द ऑफसेट प्रेस वॉज डेवलप्ड। 19th सेंचुरीज के लेट की बात की जाए तो मतलब लगभग 20th सेंचुरी के आसपास, तो उस वक्त ऑफसेट प्रेस है उसको डेवलप किया गया था, विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट दैट सेम टाइम। यानी कि अब कलरफुल हो गया था मटेरियल, तो एक साथ 6 कलर का यूज़ किया जा सकता था। एक ये भी बड़ा चेंज था। ओके, यानी कि पहला चेंज था मेटल प्रेस का यूज़, सेकेंड चेंज था रोटरी प्रेस का इन्वेंशन किया गया था जिससे स्पीड बढ़ गई थी, एंड थर्ड था ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस। एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस नाउ कुड यूज़ 6 कलर्स एट द सेम टाइम। अब एक साथ 6 कलर का यूज़ किया जा सकता था। उसके बाद फोर्थ इन्वेंशन क्या था, फोर्थ जो इन्वेंशन या रिफॉर्म था 20th सेंचुरी में, वो था इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेस। कि फ्रॉम द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी पावर ड्राइवन जो प्रेस है वो यूज़ होनी शुरू हो गई थी। ओके, एंड दैट फर्दर इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, की स्पीड है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ अ सीरीज ऑफ मेनी अदर डेवलपमेंट फॉलोड। मेथड ऑफ फीडिंग पेपर वो इम्प्रूव किया गया। द क्वालिटी ऑफ द प्लेट्स बिकम बेटर, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स है वो बेटर हो गई थी। ऑटोमेटिक पेपर रील्स एट्सेट्रा उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया था। यानी कि ऐसे कुछ इन्वेंशन हुए थे 19th सेंचुरी में जिससे कि प्रिंटिंग प्रेस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी। ओके, तो ये थे कुछ रिफॉर्म्स जिसकी हमने बात की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में यहाँ इस चैप्टर में से, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैंने इसमें इंक्लूड किया, चांसेस हैं, हो सकता है क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। हाउ डिड प्रिंट हेल्प कनेक्ट कम्युनिटीज एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। क्या पूछा गया वो हम समझ लेते हैं। इसमें यह कहा गया कि इंडिया में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ और अलग अलग जो लोग थे उनको कनेक्ट करने में प्रिंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। कैसे, हमें ये बताना है। ओके सॉरी तो यहाँ देखिए, रिलीजियस टेक्स्ट reached a wide circle of people, increasing discussions, debates and controversies within or among different religions। देखिए, रिलीजियस टेक्स्ट जो आया था, पब्लिश होना शुरू हो गया था ना रिलीजियस टेक्स्ट अलग अलग धर्मों का। सो रिलीजियस टेक्स्ट रीच ए वाइड सर्कल ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया था इजली। ओके, बिकॉज द बुक्स वर क्वाइट चीप, बहुत सस्ती थी, सो लोग आसानी से खरीद सकते थे। So the religious text reached a wide circle of the people and that encouraged the people for discussion, debates and that also created controversies। इससे डिस्कशन शुरू हुआ, डिबेट शुरू हुआ, कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई एंड पीपल केम टू नो अबाउट द शॉर्ट कमिंग्स कह लीजिए या कह लीजिए कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं उन पे डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दिया जो हर रिलीजन में थे। ओके, इससे क्या हुआ कि लोगों के कुछ ओपिनियन थे वो शेयर हुए, तो उनको लगा कि हाँ कहीं ना कहीं हम एक साथ स्टैंड करते हैं। न्यूज़पेपर कन्वेड द न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, क्रिएटिंग
पैन इंडिया आइडेंटिटीज। पैन इंडियन आइडेंटिटीज है, यानी कि एक देश की आइडेंटिटी को क्रिएट किया कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती थी जो देश के अलग अलग कोने से होती थी, एंड दैट क्रिएटेड द सेंस ऑफ द यूनिटी अमंग द इंडियंस, कि इंडियंस में एक यूनिटी को क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया प्रिंट कल्चर ने। स्प्रेड ऑफ द आइडियाज़, प्रिंटेड टेक्स्ट एंड न्यूज़पेपर लेड टू द वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियंस। दूसरा ये था कि स्प्रेड ऑफ द आइडियाज़ थ्रू द प्रिंटेड टेक्स्ट, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गए तो उससे कई आइडियाज़ फैल रहे थे, और इससे क्या हुआ कि नाउ द पीपल कुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट्स एंड डिस्कशंस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़ने लग गए थे। ओके, इससे भी कनेक्टिविटी सेट हुई थी। एंड नेक्स्ट अगर बात की जाए, प्रिंट प्रोपोगेटेड अगेंस्ट सोशल इवल्स लाइक दैट ऑफ ए सती, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम एट्सेट्रा। जो प्रिंट है उन्होंने सोशल इवल्स है उसके बारे में खूब लिखा गया, चाहे वो सती प्रथा थी, चाहे वो बाल विवाह था, चाइल्ड मैरिज थी, चाहे वो पर्दा सिस्टम था। ओके, एंड प्रिंट लेड टू द एमरजेंस ऑफ द मेनी सोशल रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स, किससे कई सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स की शुरुआत होती है, एंड दैट इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स टू, कई सारी रिफॉर्म्स भी होते हैं, सुधार भी होते हैं, एंड दैट फर्दर यूनाइटेड द इंडियन कम्युनिटीज, इससे इंडियन कम्युनिटी से और ज़्यादा जुड़ी थी, आपस में यूनाइटेड हो गई थी। ओके, एंड न्यू आइडियाज़ एमर्ज थ्रू द क्लैशेज ऑफ द ओपिनियन, और जो डिबेट्स होती थी उससे नए आइडियाज़ भी निकल करके आए थे। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट द कम्युनिटीज़ बिगिन टू डिबेट करना शुरू कर दिया था। वेरियस कम्युनिटीज़ बिकम लॉजिकल हो गई थी, एंड दे कनेक्टेड थ्रू द प्रिंट मीडिया विद ईच अदर्स, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए थे इसी प्रिंट मीडिया के थ्रू। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन, लेकिन हमें बताना है कि प्रिंट मीडिया ने कैसे लोगों को कनेक्ट किया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा थर्ड क्वेश्चन 5 मार्कर में। ये है एक्सप्लेन इन 5 रीजन्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ रीडिंग मेनिया इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में यूरोप में रीडिंग मेनिया यानी कि पढ़ने का जुनून पैदा हो जाता है, लोगों के पास बुक्स बुक्स बुक्स। तो उसके पीछे कारण क्या थी हमें बताना। तो फर्स्ट द रेवोल्यूशन इन द प्रिंटिंग प्रेस वॉज ब्रोट बाय द जोहान्स गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस, की पहली जो इसकी शुरुआत होती है कि द मेन रेवोल्यूशन दैट बिगिन विद द जोहान गुटेनबर्ग्स मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस के साथ शुरुआत होती है, बिकॉज नाउ द बुक्स कुड ईजिली बी रीप्रिंटेड, कि अब बुक्स है वो आसानी से रीप्रिंट की जा सकती थी। ओके, पहला कारण तो ये था। सेकेंड, नाउ द बुक्स बिकम चीपर, अब बुक्स सस्ती हो गई थी। ओके, इट मीन्स दैट एवरीवन कुड परचेज दम, कोई भी उसको खरीद सकता था। सेकेंड, बुक्स बिकम ईजिली अवेलेबल, क्योंकि वो ईजिली रिप्रिंट हो रही थी, सो ये ईजिली अवेलेबल हो गई थी। बुक्स वर अवेलेबल एवरीवेयर, इवन इन द रूरल एरियाज में बुक्स अवेलेबल हो गई थी। बुक्स वर अवेलेबल फॉर एवरीवन, रिच एंड पुअर अलाइक, क्योंकि सस्ती हो गई थी तो अब गरीब लोग भी बुक्स को खरीद सकते थे। बुक्स वर अवेलेबल ऑन एवरी टॉपिक, अब बुक्स थी वो हर टॉपिक के ऊपर अवेलेबल थी। दीज वर अवेलेबल फॉर वीमेन, अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, अवेलेबल फॉर द बिजनेसमैन, अवेलेबल फॉर द मिडिल क्लास, सबके लिए अवेलेबल थी। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर सच एज द शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल एट्सेट्रा वर प्रिंटेड एंड विच टारगेटेड द न्यू ऑडियंस। इसके अलावा नए नए इनोवेशन हो रहे थे, जैसे शॉर्ट स्टोरी हो गए, नोवेल वगैरह हो गए, इस प्रकार के पॉपुलर लिटरेचर है वो पब्लिश होना शुरू हो गया, तो लोगों का और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। The 17th and the 18th centuries saw the rapid rise of the literacy rate in most part of the Europe. In some parts of the Europe, the literacy was as high as 60 to 80%. देखिए एक और असर ये पड़ा कि इट इंक्रीज द लिटरेसी रेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप, यूरोप के ज़्यादातर पार्ट में लिटरेसी रेट बढ़ गया था, एंड इट वॉज नियर अबाउट 60 to 80% ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में इसके आसपास पहुंच गया था। ओके, तो इससे भी रीडिंग मेनिया, एक तरीके से पढ़ने का जुनून पैदा होता है। In the next phase was of the development of the periodicals, and the periodicals combined the information about the current affairs with entertainment. इसके साथ साथ जो नेक्स्ट फेज था उसमें periodicals आने शुरू हो गए थे, न्यूज़पेपर आने शुरू हो गए थे, मैगजीन आने शुरू हो गए थे, और इसने लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो गया। ओके, तो ये सब कुछ कारण थे कि जिससे लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया। Many historians have argued that print culture created the condition within the French Revolution occurred. ये इस चैप्टर का एक श्योर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रहेगा, किसी न किसी आपके चाहे A B C D जो भी कोड रहेगा तो उसमें किसी एक या दो में या हो सकता है सभी में ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। सो मेनी हिस्टोरियन हैव आर्ग्यूड दैट द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड।
कि काफ़ी सारे इतिहासकार हिस्टोरियन क्या मानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे मेन जो हाथ था ना वो इसी प्रिंट कल्चर का था। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस विद इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। यहाँ पे भी सेम है कि कुछ आर्ग्यूमेंट हमें देकर के प्रूव करना है कि दैट द प्रिंट कल्चर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए मेनली यही रिस्पॉन्सिबल था। ओके, यानी कि रोल बताना है कि क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का। सबसे पहले फर्स्ट द आइडिया ऑफ द इनलाइटमेंट, आइडिया ऑफ द इनलाइटेंड, द प्रिंट पॉपुलाइज द आइडियाज ऑफ द थिंकर्स और द फिलोसफर्स who attack the authority of the church and the autocratic power of the state such as the Voltaire and the Rousseau। पहला काम क्या किया था कि प्रिंट कल्चर पॉपुलाइज द आइडियाज ऑफ द फिलोसफर और द थिंकर्स सच एज द वोल्टेयर्स, रूसो एटसेट्रा, यानी कि इनके जो आइडियाज़ थे वो लोगों तक पहुंचाए थे। अब लोग इन्हीं से ही तो आइडिया मिला था कि हाँ भाई इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए, वी मस्ट हैव द इक्वल राइट टू वोट, देयर मस्ट बी द पीपल मस्ट चूज द गवर्नमेंट। इस टाइप के आइडियाज़ थे। कहाँ से पहुँचे लोगों के पास ये आइडियाज़? जो थिंकर्स के आइडियाज़ थे, फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे, ये प्रिंट के थ्रू लोगों तक पहुँचे थे। तो प्रिंट ने लोगों का माइंड चेंज किया था, और माइंड चेंज कहाँ से हुआ? जब उनके पास ये आइडियाज़ पहुँचे। सो द प्रिंट कल्चर popularize the ideas of the thinkers of the philosophers such as the Voltaires and Rousseaus, and the people become aware about the ideas such as the equality, such as the rule of law, such as the freedom, etc. and that change the mindset of the people। लोगों का mindset चेंज हो गया था कि उन्हें चाहिए था कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए। Second, new culture, the print created a new culture of dialogue and debate and the public became logical। अब देखिए एक नई कल्चर डेवलप हो गई थी, डायलॉग, डिबेट की, बात करना, डिबेट करना, बहस करना, एंड पीपल बिकम लॉजिकल, कि अब वो सुनी सुनाई बातों पे बात नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, अब वो लॉजिकल हो गए थे। एंड दे रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीव्स, एंड ड्यू टू देयर लॉजिकल माइंडसेट नाउ दे बिगन टू रेज क्वेश्चन कि भाई ये हम ही क्यों। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रांस की बात करें तो थर्ड एस्टेट हैड टू पे ऑल टाइप ऑफ द टैक्सेस, लेकिन अब हो गए थे कि भाई हम ही क्यों, हम क्यों पे करें। ओके, सो इससे इस तरीके से भी यूं कह सकते हैं कि प्रिंट कल्चर उन्होंने लोगों को तैयार किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। सो प्रिंट रेवोल्यूशन या प्रिंट कल्चर क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ द डायलॉग एंड डिबेट्स, एंड आफ्टर दैट द पीपल बिकम लॉजिकल एंड दे बिगन टू रेज द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को उठाना शुरू कर दिया था, एंड दैट लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसी के कारण भी फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। उसके बाद थर्ड था क्रिटिसिज्म ऑफ द नोबल क्लास, द लिटरेचर ऑफ द 1780s mocked the royalty and criticized their morality and existing social order। This literature led to the growth of the hostile sentiments against the monarchy। देखिए पहले लोग राजा के बारे में कुछ बोलते नहीं थे, सम्राट के बारे में कुछ बोलने नहीं थे, लेकिन from the 1780s the newspapers, magazine etc, the books etc, they began to criticize the royal power को criticize करना शुरू कर दिया। and after that the people also began to criticize the जो लोग थे they also began to criticize the royal family, उसको criticize करना शुरू कर दिया, and that encouraged the people for the revolution। इससे भी लोगों में हौसला बढ़ा कि भाई कोई कुछ नहीं कहेगा, डरना नहीं है, कर देंगे, हम क्रांति करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये भी एक कारण बना। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू थिंकिंग, नई जो सोच थी कि प्रिंट डिडंट डायरेक्टली शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल बट डिड ओपन द पॉसिबिलिटीज ऑफ द थिंकिंग डिफरेंटली। दूसरे ये था कि एक नए आइडियाज़ भी दिए थे प्रिंट कल्चर ने, जैसे न्यू टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, लाइक दैट ऑफ ए, इस टाइप के आइडियाज़ दिए थे, एंड दैट टू इनक्रेज द पीपल फॉर द, किसके लिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए इनक्रेज किया था। जैसे नेशनलिज्म, इस टाइप के आइडियाज़ कहाँ से आए थे? प्रिंट से ही तो आए थे, और लोगों ने कहा कि झंडा बुलंद करते हैं, हम क्रांति करते हैं। रोल ऑफ द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ जैसे मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन सच एज द न्यूज़पेपर, जर्नल्स, चैप बुक्स, these also played very important role in the French Revolution because these share the information about the trade, information about the wars, information about the government policies etc, and all this had an impact on the minds of the people। इसने भी लोगों को माइंड सेट को चेंज किया था। तो ये थे कुछ कॉजेस कि कैसे प्रिंट जो है उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था या उसके लिए रास्ता तैयार किया था। तो ये था हमारा चैप्टर और इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
इसी के साथ हमारे बाकी सभी जो क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं वो सारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही हमारी 9th क्लास की एक सीरीज़, हालांकि आपके काम की नहीं है, वो भी हमने पब्लिश किया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ आप शेयर कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। हाँ, अगर अब भी कोई आपका डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो किया जा सकता है, ज्वाइन किया जा सकता है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।